सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो हम चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो इसके अंदर और डीपली चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पार्ट को भी मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है और डीपली तरीके से उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपने कंटिन्यू रखनी है बच्चों। क्रियाकलाप 1.4 में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ज्यादा ही ऊष्मा वहां पर उत्पन्न हुई है जलन के बाद। देन इससे अभिक्रिया जो मिश्रण वो गर्म हो जाता है, और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। देखेंगे बेटा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, समझना है कि किसको संयोजक अभिक्रिया बोला गया है, कहां पर इंपॉर्टेंट हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को बताया गया है और कैसे ये इंपॉर्टेंट होती हैं, और इनको समझने के लिए अलग अलग जो आपको एक्टिविटी समझाई गई है उसको भी ध्यान देते रहेंगे। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं बच्चे। पहला उदाहरण हमें दिया है प्राकृतिक गैस का दहन करना। जो प्राकृतिक गैस होती है अगर उसको जलाते हैं तो हमारा ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ठीक है, गर्माहट आती है उसके अंदर। अब आग को आप ऐसे छू तो नहीं सकते, मीन्स वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो गई है। तो मीन्स हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, प्राकृतिक गैस को जब जलाते हैं तो वो जो चेंजेस होता है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यहां पर देखते हैं बच्चे समीकरण के थ्रू, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस फॉर्म में, CO2 गैस 2H2O गैस प्लस हमारी ऊष्मा उसके साथ एड ऑन हो गई है, जिसको ऊर्जा भी बोलते हैं। ओके, सेकंड। अब सेकंड के अंदर हम देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं जो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो हम सांस लेते हैं ये श्वसन कहलाता है बेटा। हम सभी जानते हैं कि जो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की तो जरूरत होती है, हम खाना भी खाते हैं तो वो भी तो हमें ऊर्जा ही देता है, नहीं तो हम कैसे बोल पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, वो चीजें हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगी। इवन हम अपना हैंड भी मूव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास अंदर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिलती है बेटा? खाने से मिलती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे। और भोजन जैसे ही हमने खाया तो पाचन क्रिया होती है, हमारा डाइजेस्ट होता है खाना, ठीक है, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे हम चावल, आलू, ब्रेड, उनके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बेटा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है, तो आपको बताना है चावल, आलू, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही तो है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जितनी भी उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें मिल जाता है और हमें ऊर्जा देता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या कहलाता है बेटा? श्वसन, ताकि जिससे हम सांस अंदर बाहर ले सकते हैं, अच्छे से अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और ये हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 में। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं समीकरण के थ्रू, जिसमें हम C6H12O6 सारा जलीय फॉर्म में है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, 6O2 हमारा ये भी जलीय में है। देन हमने कुछ खाया पिया, जो भी हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर क्रिएट हुआ, 6CO2, देन एक्वेरियम एंड 6H2O प्लस उसके साथ हमारी ऊष्मा आ जाती है, मीन्स यहाँ पर ऊर्जा एड ऑन हो जाती है। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है बेटा शाक सब्जियां, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, वनस्पति द्रव्य जिसको बोले जाते हैं, उनको विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ठीक है। साग सब्जियां जो भी होती हैं वो वनस्पति द्रव्य से विघटित जो चीज होती हैं फिर उनका कंपोस्ट बन जाता है, उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वो भी एक इसी का उदाहरण है बेटा, वो भी एक एग्जाम्पल है इसी का। अब देखते हैं बच्चे क्रियाकलाप अलग देखते हैं 1.1 में। इसके अंदर जो अभिक्रिया है उसके प्रकार को पहचानेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। तो हमारा ये आ जाता है वियोजक अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। सो क्रियाकलाप 1.5 इसके सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमें? एक शुष्क क्वथक नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं बेटा आपको।
फिर उसके बाद जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं उसके रंग पर ध्यान देना है कि इसका कलर कैसा है। शोषण नली को बर्नर या फिर स्पिट लैंप का ज्वाला पर गर्म करना है, और जब आप गर्म करेंगे उसके बाद देखेंगे जो क्रिस्टल है उसका रंग बदल जाता है, वहां पर कलर चेंजेस हो जाते हैं। करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से करना है कि गैस को पहले धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है आपको बाद में ये करना है, पहले आप सभी चीजों को अरेंज करेंगे। क्या क्या आपको चाहिए, जैसे शोषण नली के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल आपको चाहिए, ठीक है, बर्नर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर उसके बाद आप जला रहे हैं और जलाने के बाद जो इससे ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, अब उसको महसूस भी तो करना जरूरी है कि कैसे आ रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नाक की ओर देख रहे हैं और शोषण नली के जो खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा ही अपनी ओर, सिर्फ थोड़ा सा कि आपको पता चल जाए हाँ कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए इस एक्टिविटी को करना है टीचर की आपने हेल्प से। तो यहाँ पर देख रहे हैं फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल वाली परत नली है उसको गर्म करने और गंध सूंघने की सही विधि कैसी है। में जो उससे निकल रहा है, जो सुगंध निकल रही है या फिर दुर्गंध निकल रही है, कैसा भी जो निकलती है तो वो आपने सूंघना, ठीक है, मतलब उसको भी महसूस करना है कि कैसी गंध है और कैसे उसका कलर चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या आपने ध्यान दिया बेटा कि जो फेरस सल्फेट है, अगर आपने एक्टिविटी की होगी टीचर के साथ तो आपको पता चला होगा, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ना उसके हरे रंग में चेंज हुआ है, जो ग्रीन कलर है उसमें चेंज हो गया है सल्फर के दहन से जो उत्पन्न इस अभिलक्षण विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। तो कैसे कैसे आपने किया, पहले फेरस सल्फेट, ठीक है, जिसको दिखाया 2FeSO4, देन ऊष्मा, ऊष्मा मतलब आपने जला दिया, ठीक है, दहन करने के लिए। देन उसके बाद देख रहे हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 से प्रेजेंट कर रहे हैं SO2, ठीक है, और देन SO2 ग्राम के अंदर, और इसके अंदर कैसे आपने चेंजेस देखे ऊष्मा उत्पन्न करने के बाद। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद हमें प्रदान करते हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। कैसी? वियोजन। एकल चीज ली थी आपने लेकिन वो टूट गई अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। मीन्स पानी वहां पर गया और कलर के अंदर चेंज आ गया, मीन्स क्रिस्टल के कलर अब बदल गए हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं जो फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, मतलब उसमें बदल जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजक अभिक्रिया कहलाती है, जिसका उपयोग क्या बहुत सारे उद्योगों में भी किया जाता है बच्चे, क्योंकि चीजें तोड़ने के लिए भी तो किया जाता है। कई चीजें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं, उनको तोड़ने के लिए भी हम यूज करते हैं, तो इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज में इनका यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ध्यान रखना है किसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजक कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने समझना है कि वियोजक अभिक्रिया क्या कहलाती है और ऊष्मीय वियोजक क्या कहलाता है। तो दोनों सेम है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको समझने के लिए आप एक्टिविटी से इसको समझ पाएंगे कैसे हम इनको अलग अलग फॉर्म में चेंजेस देखने को मिलते हैं और कर सकते हैं इनके अंदर चेंजेस हम। यस बच्चे, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है 1.6, जिसके अंदर हमने लेना है एक क्वथन नली जिसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है और फिर उसको चिमटे से बेटा क्वथक नली को पकड़ लेना है, ज्वाला के अंदर रखकर गर्म करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है।
और आप उसमें क्या चेंजेस देखेंगे वो आपने खुद नोट करना है, क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो चीज़ चाहिए, बर्नर चाहिए, लेड नाइट्रेट, कथक नली, परख नली पकड़ने के लिए आपको चिमटा होना चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के ही तभी करेंगे एक्टिविटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भूरे रंग का धुआं है वो उत्सर्जित हो जाता है, एक तरह से उत्पन्न हो जाता है, भूरे रंग का धुआं आ जाता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको फॉर्म करते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिखते हैं NO2। ठीक है बेटा, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका धुआं है, और ये अभिक्रिया इस तरह से ही होती है। तो आगे इस एक्टिविटी को और पढ़ते हैं डिटेलिंग के साथ बेटा। अब यहां पर हम समीकरण के माध्यम से देख रहे हैं लेड नाइट्रेट Pb, जो Pb है बेटा उसका मतलब होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, देन NO3 तापन किया हमने उसका, लेड ऑक्साइड है ही साथ में, वो तो नहीं जाएगा अभी, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन और उसके साथ एड ऑन हो जाती है। तो क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटक अभिक्रियाएं अलग से करनी है। तो हम देख रहे हैं 1.7 को स्टार्ट करते हैं। पहले इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर पे एक प्लास्टिक का मग लेना है यहाँ पर, और फिर इसी तली में 2 छिद्र कर देने हैं। ठीक है, और उच्छेद करने के बाद उस पर रबड़ की डाट लगा देनी है बेटा, बंद कर देना है। इन छिद्रों को कार्बन इलेक्ट्रोड में डाल दीजिए, और फिर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए 2 हमने ली थी यहाँ पर। ठीक है, प्लास्टिक का मग तो लेना ही है, ये प्लास्टिक का मग है आपका, प्लास्टिक का मग ले लिया। ठीक है, और इसकी तली में 2 छेद कर लिए थे हमने, और फिर यहाँ पर डाट लगा दी, ये जो आपको दिख रही है ये डाट है, रबर डाट। ठीक है, वो हमने लगा दी। अब इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है। ये देखो बैटरी से जोड़ा हुआ है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, उससे हमने ये देखो वायर से जोड़ दिया है, जोड़ दिया। ठीक है, देन मग में उतना ही जल लेना है कि जो ये इलेक्ट्रोड हैं वो उसमें डूब जाएं। ठीक है, डूब गई दोनों, दिख रहे हो यहाँ तक हमारी डूबी हुई है, ये ब्लैक ब्लैक कलर की हमारी ये डूब गई है। अब उसके बाद जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे भी ऊपर से ऐड ऑन कर देनी है, डाल देनी है, और जल से जो भरी 2 आंशिक, जो आप देख पा रहे हो अंशकित परखनलियां हैं, उन दोनों को कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देना है। अब विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर तक हमें चेक करना है। मिस ये पूरी एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, पर लेकिन ध्यान से बेटा। ठीक है, हर चीज को अभी इसमें बाकी हमारे पॉइंट तो उनको भी हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ये देखते रहेंगे। प्लास्टिक मग लेना, हाइड्रोजन, जल, ठीक है, कैथोड, ये सब आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको नीडेबल हैं, और जल का वैद्युत अपघटक भी इसको बोला जाता है। देन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं बच्चे, उन पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। जैसे करंट पास करेंगे बुलबुले बन गए, तो जो आंशिक नली है उससे जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है, ये भी देखना है। क्या दोनों सेम ही पानी रह गया है उसके अंदर, क्या दोनों परख नलियों में गैस से भर जाए, और उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह पर आपने ऊपर लगाना है, और फिर गैसों की जांच करनी है, क्या दोनों में गैस सेम है। और इसको करते टाइम आपने शिक्षक की हेल्प जरूर लेनी है, वो बार बार हमें आपको सावधान कर भी रहे हैं बच्चे। दोनों स्थितियों में क्या होता है कि दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है वो देखनी है आपको। यहाँ पर पता मेन क्या लगाना है, ठीक है, गैस का पता लगाना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 1.8 है, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, एक चाइना डिश चाहिए होगी, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड आपको चाहिए। इसका रंग क्या है वो देखना है, और साथ में इस जो चाइना डिश है बच्चे, थोड़ी देर के लिए आपने सूर्य के प्रकाश में रख दो। ये देख पा रहे होगे आप यहाँ से खिड़की से या फिर दरवाजे पर कहीं से भी रख दो जहाँ पर प्रॉपर प्रकाश आता है। और यहाँ पर आपने चाइना डिश ले ली है, कांच की है, और फिर ये सिल्वर क्लोराइड इसके ऊपर डाल दिया है। अब थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर चेंज होगा। ओके, तो वो देखना है कि वो किस कलर में अब चेंज होने जा रही है। सो आप यहाँ पर जब देखेंगे बेटा तो आपको डिटेलिंग दी गई है। आप यहाँ पर क्या देख पाएंगे कि जो श्वेत रंग का सिल्वर है क्लोराइड, अब वो धूसर रंग का हो गया है, उसका रंग बदल गया है, अब वो धूसर रंग का हो गया है। मीन्स प्रकाश में उपस्थित रहने से सिल्वर क्लोराइड का
सिल्वर जो है वो क्लोरीन में वियोजक के कारण ही ऐसा होता है। मीन्स आपको कहीं ना कहीं रीजन पता होना चाहिए। हो तो गया मैम चेंज, लेकिन कैसे हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश में उपस्थित सिल्वर क्लोराइड जो है उसका सिल्वर होता है वो क्लोरीन में जब मिलता है, इस वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपको समीकरण के थ्रू समझाया गया है लाइक 2AgClS सूर्य के प्रकाश में आया तो ये चेंजेस हुआ उसके अंदर 2AgS एंड Cl2 गैस के अंदर। देन सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें देख रहे हैं कौन कौन सा है, जैसे 2AgBrS लिक्विड फॉर्म में, ये भी सूर्य के प्रकाश में आएगा और इसके अंदर भी चेंजेस दिखने को मिलेंगे, मींस कलर चेंज होगा। देन ऊपर दी गई अभिक्रिया का जो आपने उपयोग किया है, इसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। मीन्स कई बार आपसे पूछ भी लेते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो यूज किया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया है और किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है। ऐसी चीजें आपसे क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में, आप टेस्ट पेपर में पूछी जाती हैं बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा कि वियोजक जो अभिक्रिया है बच्चे, इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्माशेषी अभिक्रिया। ये पूरी लाइन याद रखनी है आपको। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें बोला जाता है ऊष्माशेषी अभिक्रिया। और ये निम्नलिखित क्रियाकलाप हम देख रहे हैं, ये खुद से वैसे करना है आपको। इसमें एक परख नली में लगभग 2 ग्राम आपने बोरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, जिसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर उसमें कांच की छड़ से मिलाना है। ठीक है, हाथ से नहीं मिलाने लग जाना, कांच की छड़ लेकर। ठीक है, अब अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छूना है। परख नली का जो है नीचा वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, लोअर पार्ट, उसको देखना है और महसूस करना है क्या इसके अंदर कोई अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या अथवा उष्माशोषी है। ठीक है, तो इस तरह से नोटिस करना है बच्चे। अब देख लेते हैं ये एक्टिविटीज के थ्रू भी समझाया है क्या। यस, सो नेक्स्ट हमारी है बच्चे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्रियाकलाप 1.9 में यहाँ के अंदर क्या क्या लेना है बच्चे, पहले लेना है लोहे की 3 कील लेनी है, साथ में रेगमार्क भी लेना है। ठीक है, और उसे साफ कर लेना है कीलों को। सेकंड पॉइंट के अंदर ए तथा बी, क्योंकि आपकी 2 कीलें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परख नली देखो 2 कीलें हैं तो इनका कहीं ना कहीं नाम दिया गया है, ए और बी रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, ये कीलें हैं आपकी एक्टिविटीज में। फिर चिन्हित करना है 2 परख नलियां लेनी है आपको। अब उसको प्रत्येक जो परख नली होगी बेटा दोनों के अंदर 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। मीन्स उसको मिक्स करके एक बना लेना है कॉपर सल्फेट का मिक्सचर। देन 2 किलो को धागे से बांधना है और सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के लगभग 20 मिनट तक, 20 मिनट तक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उस तरह से आपने रखना है। उसके अंदर डुबो के रखना है। मैं पूरा डुबो दीजिए, पूरा आप देख पा रहे ना कीले पूरी डूबी हुई है, सेम वैसे डुबाकर छोड़ देना है थोड़ा 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद जब देखेंगे तो दोनों कीलो जो हैं आपकी वो कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालकर जब देख रहे हैं तो परख नली ए और परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता दिखाई देगी बेटा। नीले रंग की तीव्रता की तुलना आप देख सकते हैं और वहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलो के रंग की तुलना रखी बाहर कीलो से जब करेंगे तो आपको बदलाव नजर आएगा कि कीले किस तरह से बदल गई हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने के बाद लोहे के कीले पूरी प्रॉपर चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर उसके लिए आप एक स्टैंड ले लीजिए, जो स्टैंड दिखाया गया है। देन यहाँ पर एक परख नली आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर टाई करने के लिए एक धागा होना चाहिए ताकि दोनों को कर पाए। फिर उसके लिए कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कीलें तो आपको नीडेबल होंगी ही, तभी आप इस पूरी एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को कर पाएंगे बच्चों। आगे देखते हैं इसके अंदर। यस, अब आप देख पा रहे हो बच्चे लोहे की कील, दोनों का कलर चेक कीजिए, दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कलर हो गया है कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये जो बाहर निकाली गई लोहे की कील है ये अलग कलर की हो गई है। ठीक है, और दूसरी वाली लोहे की है जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं वैसा। देन कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ये परख नली 1 के अंदर, मीन्स परख नली ए के अंदर हमने लिया है, और दूसरी परख नली के अंदर क्या है, स्टैंड। परख नली
ठीक है। देन अभिक्रिया मिश्रण यहाँ पर डाला हुआ है। अब हम देखते हैं बच्चे नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर, जिसमें प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील जो हमने देखी थी सल्फेट के विलयन की तुलना करके, तो वो हमने एक समीकरण के माध्यम से भी समझेंगे कि क्या क्या हमने उसके अंदर देखा है। तो लोहे की जो कील है उसका रंग अब भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? क्यों ऐसा हुआ? क्या अभिक्रिया वहां पर हुई है? ये एक्टिविटी तो करी, ये क्रियाकलाप तो किया, लेकिन इसको समीकरण के थ्रू हम समझेंगे। Fe मीन्स लोहा। लोहा कैसा होता है? सॉलिड। ओके, इसलिए एस लिखा है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसा होता है? जलीय होता है बेटा। ओके, लिक्विड होता है इसलिए। देन अब हमने इनमें कराया अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारा उत्पाद क्या निकल के आया बच्चों? आयरन सल्फेट। ये क्या है? आयरन सल्फेट प्लस Cu, जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था। इस वजह से इसका पूरा का पूरा प्रॉपर कलर चेंज हो गया है, जो हमने समीकरण से समझा। इस अभिक्रिया में लोहा जो आयरन है उसके दूसरे तत्व को कॉपर और कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया गया है। विस्थापित करना मतलब उसको हटा दिया गया वहां से। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? विस्थापन अभिक्रिया। ओके, ये विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे अभी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन है उसकी कंप्लीट। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला है हमारा कॉपर सल्फेट, जिंक, ठीक है। ये हमारा कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ एड ऑन किया, जिंक सल्फेट बना प्लस Cu कॉपर। ओके, नेक्स्ट कॉपर क्लोराइड। देन यहां पर देखेंगे कॉपर क्लोराइड, एरो का साइन जरूर आना चाहिए। लेड क्लोराइड प्लस Cu हमारा इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। में जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं, कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर सकते हैं बच्चों, दूर कर सकते हैं। इसलिए सेकेंड एक्टिविटी हमारी और देख लेते हैं 1.2.4 में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक्टिविटीज। यस, पहले आपने लेनी है बेटा एक परख नली, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन डाल देना है। अब एक दूसरी परख नली लेनी है, उसके अंदर भी 3 ml बोरियम क्लोराइड ऐड करना है, ठीक है। दोनों के अंदर 3 ml हो गया, एक में सोडियम सल्फेट डल गया, एक में बोरियम क्लोराइड डला दिया। अब दोनों विलयनों को देख रहे हैं, अच्छे से मिला लेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमने सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली ले ली है और यहाँ पर बोरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली ले ली है। सो बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो श्वेत रंग है उसका एक पदार्थ का निर्माण होता है, मीन्स एक नई चीजें निकलती है, एक नया पदार्थ बनता है जो जल में अविलय है। अविलय मतलब क्या होता है बच्चे? जल में नहीं मिल रहा, वो विलय नहीं है, अविलय है। ओके, जल में मिक्स हो ही नहीं पा रहा। इस अविलय पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप। याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बन जाता है जिस अभिक्रिया से, उसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, सो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? जो पानी में नहीं मिलता, अविलय होता है, अविलय पदार्थ को जो अवक्षेप होता है उसी के निर्माण जो करता है उसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम एक समीकरण के थ्रू समझेंगे बेटा इसको। सोडियम सल्फेट, ओके, Na2SO4 लिया आपने, जलीय फॉर्म में लिया आपने। बोरियम क्लोराइड, ठीक है, बोरियम क्लोराइड को लिया यहाँ पर। देन अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या समीकरण हमारी रेडी होगी RHS में। बोरियम सल्फेट, साथ में आ जाएंगे BaSO4। यहाँ पे सारा हमारा सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो गया है बोरियम सल्फेट, और साथ में एड ऑन क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम क्लोराइड। ओके, 2NaCl जो हमारा जलीय अवस्था में है वो एड ऑन होकर एक नए अवक्षेप का निर्माण करता है इस अभिक्रिया के थ्रू। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्या हुआ ऐसा कि Ba2+ तथा SO4 की अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है जो जल में अच्छे से विलयन हो सकता है, और कई बार वो जल में ही विलयन में रहता है वहीं पर।
तो ये जो अभिक्रियाएं हैं बच्चों, ये जो हम कर रहे हैं अलग अलग, तो इन अभिक्रिया के जो आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, वो इधर ले रहा है, वो उसको दे रहा है, और देने और लेने की वजह से, ठीक है, जो आप कभी भी समीकरण करते हो तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कोई किसी से लेता है, कोई देता है, मीन्स कोई इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पर ये आदान प्रदान चलता है। तो इस अभिक्रियाओं के आयनों के आदान प्रदान की वजह से ही इनको बोला जाता है द्विस्थापन अभिक्रिया। तो भूलेंगे नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पर पहले Ba2+ था और फिर SO4 के पास 2- में चला गया है और वहां पर बन गया है BaSO4। तो ये अवक्षेप का निर्माण कर रहा था, इस वजह से हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 1.2 पर अगर ध्यान देते हैं बच्चे, तो उसमें आपने लेड जो सेकंड थी, नाइट्रेट पोटेशियम ऑक्साइड के विलयनों में मिश्रित किया, मीन्स आपस में उनको मिला लिया। अब मिलाने पर हमें 3 चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बेटा। फर्स्ट वन इज अवक्षेप। अवक्षेप किस रंग का था? ओके, पहले उसका अलग था। क्या आप जो अवक्षेपित यौगिक बने तो उसको कोई नाम बता सकते हैं कि कौन सा नाम बन गया है? सेकेंडली में बताया गया है इस अभिक्रिया के अंदर जो संतुलित रासायनिक समीकरण वो भी हमें लिखनी है। और थर्ड पार्ट में क्या ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है क्या इसको भी हम इसमें कैटेगराइज करेंगे? तो ये चीजें आपने इस एक्टिविटी के थ्रू खुद से कंप्लीट करते हुए देखना है, क्योंकि हम काफी एग्जांपल इसके कर चुके हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।